Hello everyone. The topic for today's lecture is writing assembly language programs. Assembly language programs को कैसे लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो जैसा कि हम अभी तक हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो अब हम इंस्ट्रक्शंस को सीखने के बाद ये सीख सकते हैं कि हाउ टू राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। तो एक माइक्रो कंप्यूटर के साथ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है? आंसर इज विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स। नेमोनिक्स की हेल्प से माइक्रो कंप्यूटर के साथ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कम्युनिकेट किया जा सकता है। और वो जो नेमोनिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के, वो हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस के नेमोनिक्स लास्ट के लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो जैसे कि अगर कोई लार्जर प्रोग्राम है, सपोज कोई लार्जर प्रोग्राम है, तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक 100 स्टोरी बिल्डिंग है, उसको कोई एक इंसान तो बनाता नहीं है, वो एक टीम वर्क उस 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई लार्जर प्रोग्राम है, तो उसमें भी टीम वर्क किया जा सकता है। क्योंकि अगर 100 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें जो रूम्स हैं, ऑलमोस्ट रूम्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि किसी एक रूम को कैसे बिल्ड करना है, तो उन रूम्स को एक साथ टाई करने के लिए सीखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से किसी लार्ज प्रोग्राम को भी सॉल्व करने के लिए टीम वर्क किया जा सकता है। ओके, तो जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, उसके लिए पहले उसका प्लान प्रिपेयर करना होगा, आर्किटेक्चरल प्लान चाहिए। वैसे ही किसी प्रोग्राम को डायरेक्टली लिखने से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेसिक लॉजिकल आइडिया है, ये हमारे माइंड में बिल्कुल उसका क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक लॉजिकल आइडिया टू राइट दैट प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसका लॉजिकल जो थॉट्स है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अगर हम प्रोग्राम की बात करें, व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम इज स्पेसिफिक कमांड्स। प्रोग्राम इज एक्चुअली सेट ऑफ स्पेसिफिक कमांड्स given to the microprocessor in a sequence to perform a task। स्पेसिफिक कमांड्स का क्या मतलब हुआ? कमांड का मतलब हम प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि कौन से सीक्वेंस में, कौन से ऑर्डर में टास्क को परफॉर्म करना है। लेकिन हम उसको भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रोसेसर को कि कौन से सीक्वेंस में टास्क को परफॉर्म करना है। ओके, एंड कमांड की तो बात होगी कि कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कमांड दिया जा रहा है। तो प्रोग्राम is set of specific commands given to the microprocessor in a sequence to perform a task. It has the following steps. Steps किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। पहले तो इस प्रॉब्लम को ही समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले इस प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना है और उसको समझना है कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी क्रूशियल की वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट इज़ टू बी डन दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो इस वजह से जो पहला स्टेप है, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको समझना है। सेकेंड स्टेप इज
break it down into small steps. अगर प्रोग्राम बड़ा है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि जो टास्क है वो ईजियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, देन we can also break the problem into smaller steps. The third step is represent these small steps in a possible sequence with a flow chart. अब हमने जब उनको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर लिया किसी एक प्रॉब्लम को, तो उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग अब एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और हर स्टेप को फ्लो चार्ट के एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The third step is represent these small steps in a possible sequence with a flow chart. Fourth step is translate each block of the flow chart into appropriate mnemonic instructions. हमने जो फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद इस फ्लो चार्ट को mnemonics के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में. तो फ्लो चार्ट मतलब जो हर ब्लॉक है फ्लो चार्ट का, उसको आप mnemonics के फॉर्म में ट्रांसलेट करना है. ये समझते हुए कि कौन से ब्लॉक से कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ है, अकॉर्डिंगली द mnemonics कैन बी चूजन. ओके, देन फिफ्थ स्टेप इज ट्रांसलेट mnemonics इनटू द मशीन कोड. जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन सेट में देखा कि डिफरेंट mnemonics के डिफरेंट मशीन कोड्स होते हैं. तो mnemonics को लिखने के बाद वी कैन ट्रांसलेट द mnemonics इनटू द मशीन कोड्स. The sixth step is enter the machine code in memory and execute. After writing the machine code, अब हमें उसको मेमोरी में स्टोर कराना है. तो we will enter that machine codes into the memory. और मेमोरी में स्टोर कराने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराना होता है. Then execute the machine codes which are stored in the memory. And seventh step is start troubleshooting. So in this way, a program can be executed. तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम को लिखना है, वो प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है. द सेकेंड स्टेप इज ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स. स्मॉलर स्टेप्स में इस प्रोग्राम को ब्रेक करना. थर्ड स्टेप इज रिप्रेजेंट दीज स्मॉल स्टेप्स इन अ पॉसिबल सीक्वेंस विद अ फ्लो चार्ट. स्मॉलर स्टेप्स में हमने ब्रेक किया प्रॉब्लम को, इसको फ्लो चार्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करना. फोर्थ स्टेप इज ट्रांसलेट ईच ब्लॉक ऑफ द फ्लो चार्ट इनटू एप्रोप्रिएट mnemonic इंस्ट्रक्शंस. फ्लो चार्ट के बाद जो फ्लो चार्ट का हर एक ब्लॉक है उसको एप्रोप्रिएट mnemonic इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना. देन फिफ्थ स्टेप इज ट्रांसलेट mnemonics इनटू द मशीन कोड. mnemonics लिखने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग मशीन कोड को लिखना. देन सिक्स्थ स्टेप इज एंटर द मशीन कोड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट. जो मशीन कोड हमने लिखा उसे मेमोरी में एंटर कराना और उसको एग्जीक्यूट करना. देन ट्रबल शूट करना. In this way, a program can be executed. यहाँ पे हम लोग अब इस टॉपिक में एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है. And with the help of this example, we will try to understand how to write assembly language programs. Okay, so let us start. The problem statement is a microcomputer is designed to monitor various processes. The processes are conveyor belts on the floor of a manufacturing plant. The microcomputer has two input ports with the addresses F1H and F2H and an output port with the addresses F3H. Input port F1H has 6 switches, 5 of which
Pipe means pipe of which means switches which corresponding to the data lines D0 to D4. So the pipe of switches control the conveyor belts through the output port F3H, switch S7 corresponding to the data line D7, and that is reserved to indicate an energy on the floor. Input port F2H is controlled by the foreman, and its switch S7- is also used to indicate an emergency. Output line D6 of port F3H is connected to the emergency alarm. Write a program to. The first step is turn on the 5 conveyor belts according to the on-off positions of switches S0 to S4 at port F1H. The second step is turn off the conveyor belts and turn on the emergency alarm only when both switches S7 from port F1H and S7- from port F2H are triggered. This is all about the problem. पहले तो ये हमारे प्रॉब्लम हमारे सामने है. अब इसके लिए प्रोग्राम लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. So we have read the problem. Now let us understand the problem. What is the problem? तो इस प्रॉब्लम में ये बताया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इसमें दो इनपुट पोर्ट्स हैं. माइक्रो कंप्यूटर जो है उसमें दो इनपुट पोर्ट्स हैं जिनके एड्रेस F1H है और F2H है. तो वी कैन सी इन द फिगर यहाँ पर दो इनपुट पोर्ट्स हैं. इसका एड्रेस F1H है और दूसरे इनपुट पोर्ट का एड्रेस है F2H. And an output port with the address F3H. और एक आउटपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस है F3H. Input port F1H has 6 switches. Input port F1H में जिसका एड्रेस F1H है उसमें 6 switches हैं. इसमें से 5 जो कि डेटा लाइंस D0 to D4 को करस्पॉन्ड करती हैं वो कन्वेयर बेल्ट्स को कंट्रोल करती हैं थ्रू द आउटपुट पोर्ट F3H. ठीक है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट पोर्ट जो F1H है इसमें 6 स्विचेज हैं. 1 2 3 4 5 6 स्विच S0 S1 S2 S3 S4 एंड S7. 6 स्विचेज जो हैं वो इनपुट पोर्ट F1 से कनेक्टेड हैं और इनमें से जो 5 स्विचेज हैं जो कि डेटा लाइन D0 to D4 से कनेक्टेड है यहाँ पर और D0 to D4 के थ्रू ये आउटपुट पोर्ट के डिफरेंट जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं जो प्रोसेसर्स उनको कंट्रोल करेंगे. कौन सी स्विचेस S0 से S4 वाली स्विच जो 5 स्विच हैं. ओके. स्विच S7 corresponding to the data line D7 is reserved to indicate an energy on the floor. जो S7 स्विच है जो कि D7 से कनेक्टेड है उसको एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए रिजर्व किया गया है. नॉट एनर्जी, देयर शुड बी इमरजेंसी एक्चुअली. यहाँ पर एक करेक्शन है. बाय मिस्टेक इट इज रिटन एनर्जी. हियर शुड बी इमरजेंसी एक्चुअली. जो स्विच S7 है switch S7 corresponding to the data line D7 is reserved to indicate an emergency on the floor. S7 जो है उसको जो कि डेटा लाइन D7 से कनेक्टेड है वो इमरजेंसी को इंडिकेट करने के लिए रिजर्व किया गया. अगर कोई इमरजेंसी होती है उस केस में स्विच S7 को रिजर्व किया गया. ओके. इनपुट पोर्ट F2H. अब F2H की बात हो रही है. इसका एड्रेस F2H है. इज कंट्रोल्ड बाय द फोरमैन. फोरमैन के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा रहा है.
F2H को, ये जो इनपुट पोर्ट है F2H, इसे 4 मैन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एंड इट्स स्विच S7 डैश इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट एन इमरजेंसी, और इसका जो स्विच S7 डैश है ये भी इमरजेंसी इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाएगा। आउटपुट लाइन D6 ऑफ द पोर्ट F3H, F3H मीन्स आउटपुट पोर्ट की बात हो रही है। तो आउटपुट पोर्ट का जो आउटपुट लाइन है D6 दैट इज कनेक्टेड टू द इमरजेंसी अलार्म। आउटपुट पोर्ट का जो D6 डेटा लाइन है वो किससे कनेक्टेड है? इमरजेंसी अलार्म से। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू, ये हमने समझ लिया कि इस प्रॉब्लम में जो सेटअप है वो कैसा है। 2 इनपुट पोर्ट्स हैं, एक आउटपुट पोर्ट है, और इनपुट पोर्ट्स से कौन कौन से स्विचेस कनेक्टेड हैं और आउटपुट पोर्ट पे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ये हमने समझा अभी प्रॉब्लम में। नाउ हमें करना क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू टर्न ऑन द 5 कन्वेयर बेल्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑन और ऑफ पोजिशंस ऑफ स्विचेस S0 to S4 at port F1H। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं इनको ऑन या ऑफ करना है, इन स्विच की जो भी पोजीशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है। फिर दूसरा काम क्या करना है? टर्न ऑफ द कन्वेयर बेल्ट्स एंड टर्न ऑन इमरजेंसी अलार्म ओनली व्हेन both switches S7 from port F1H and S7 dash from port F2H are triggered। तो अगर ये दो स्विचेस, एक तो S7 और S7 डैश, अगर ये दोनों स्विचेस ट्रिगर्ड होते हैं उस केस में सारे प्रोसेसेस को, या मतलब कन्वेयर बेल्ट्स को, ये जो प्रोसेस है उनको ऑफ करने के बाद इमरजेंसी अलार्म को ऑन करना है। तो ये दोनों काम करना है। ओके, और थर्ड स्टेप जो है इसका, मॉनिटर द स्विचेस कंटिन्यूसली। मतलब या तो कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन कर, पहला स्टेप ये था कि जो S0 से S4 स्विच पोजीशन के अकॉर्डिंग कन्वेयर बेल्ट्स को ऑन या ऑफ करना है। तो दूसरा टास्क ये था कि जब दोनों स्विचेस S7 और S7 डैश ट्रिगर्ड होंगी उस केस में ये डिफरेंट कन्वेयर बेल्ट्स वाले जो प्रोसेस हैं उनको ऑफ करने के बाद इमरजेंसी अलार्म को ऑन करना है। और स्विचेस, थर्ड स्टेप इज मॉनिटर द स्विचेस कंटिन्यूसली, स्विचेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है। तो हमने प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ा, पहले स्टेप ये था, और उसे समझा। नाउ हमें क्या करना है? हमें इसको स्मॉलर स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इसको स्मॉलर स्टेप्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं। कैसे इसे इस बड़े से प्रोग्राम को हम कैसे स्मॉलर स्टेप्स में परफॉर्म कर सकते हैं। तो टू परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम द माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू, माइक्रोप्रोसेसर को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो स्विच की पोजीशंस को रीड करने पड़ेंगे, जो भी स्विचेस की पोजीशंस है उसको रीड करना होगा, रीड द स्विच पोजीशंस। देन ये चेक करना होगा कि जो स्विचेस S7 और S7 डैश हैं वो ऑन तो नहीं है, वो ऑन है कि नहीं, ये चेक करना होगा। क्योंकि ये डिसीजन जो मेकिंग है स्टेप, अगर S7 और S7 डैश अगर ऑन नहीं है तो डिफरेंट प्रोसेसेस कंट्रोल होंगे अकॉर्डिंग टू द स्विचेस। और अगर S7 और S7 डैश दोनों ऑन हैं तो उस केस में प्रोसेसेस ऑफ हो जाएंगे और इमरजेंसी अलार्म्स ऑन हो जाएगा। द थर्ड स्टेप इज turn on the third step, we can say the third step is to turn on the emergency signal if both switches are on and turn off all the conveyor belts. The fourth step is turn on the conveyor belts according to the switch positions S0 through S4 at input port F1H if both switches S7 and S7 dash are not on simultaneously। तो ये दोनों स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर स्विचेस S7 और S7 डैश ऑन है तो उस केस में जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट
जो कि स्विचेस S0 से S4 से कनेक्टेड हैं वो ऑफ हो जाएंगे और इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाएगा। और अगर S7 और S7 डैश ऑन नहीं है साइमल्टेनियसली तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस से। देन कंटिन्यू चेकिंग द स्विच पोजीशंस। स्विच पोजीशंस को कंटिन्यूसली चेक भी करना है। So now we have broken the larger problem into smaller steps. इसके बाद अगला स्टेप क्या था? We have break the problem into small steps. Now represent these small steps in a possible sequence with a flow chart. जो स्टेप्स है उसको करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो इस फिगर में जो पोर्शन है ये फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर पोजीशंस को रीड करना है। तो हमने स्टार्ट लिखा एक ब्लॉक में, फिर सेकेंड जो ब्लॉक है फ्लो चार्ट का उसमें रीड द इनपुट पोर्ट्स, रीड करना है इनपुट पोर्ट को। और रीड करने का मतलब क्या हुआ, जो स्विचेस की डेटा है उसको सेव करना। सेकेंड ब्लॉक इन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स रीड इनपुट पोर्ट्स एंड सेव द डेटा फ्रॉम द स्विचेस, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि जो S7 और S7 डैश स्विचेज हैं वो ऑन है कि नहीं। तो चेक S7 एंड S7 डैश। उसके बाद डिसीजन मेकिंग ब्लॉक आएगा, क्या आएगा, turn on the emergency signal if both the switches are on and turn off all the conveyor belts. So if the answer is yes, are S7 and S7 dash are on. If the answer is yes, then turn on the emergency alarm. Okay. And if the answer is no, then turn on the conveyor belts according to the switch positions S0 through S4 at input port F1H if both switches S7 and S7 dash are not on simultaneously. तो अगर दोनों स्विचेस ऑन नहीं हैं और आर S7 एंड S7 डैश ऑन, इसका आंसर अगर नो है तो क्या करना है, जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं जो कि स्विचेस S0 से S4 से कंट्रोल हो रही हैं उनको ऑन करना है, ठीक। इसके बाद कंटिन्यू चेकिंग द स्विच पोजीशंस। तो चेक करने के लिए कंटिन्यू क्या करना होगा, फिर से वापस फर्स्ट स्टेप पे वापस जाना होगा। तो उसके बाद क्या करना है, गो बैक टू चेक द स्विचेस। यहाँ पर फिर से फर्स्ट स्टेप पे वापस जाना होगा और यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा टू चेक द स्विचेस कंटिन्यूअसली। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको स्मॉलेस्ट स्टेप्स में ब्रेक करने के बाद उसका फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन अगला स्टेप क्या था, वी हैव represented the small steps in a possible sequence with a flow chart. Now we have to translate each block of the flow chart into appropriate mnemonic instructions. जो फ्लो चार्ट का हर ब्लॉक है उसको एक अप्रोप्रिएट mnemonic instructions से रिप्लेस करना या ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट द mnemonics। तो जो पहला टास्क है, रीड इनपुट पोर्ट्स एंड सेव डेटा फ्रॉम द स्विचेस। तो इनपुट पोर्ट से रीड करने के लिए mnemonics जो होता है या इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होता है, इन 8-बिट पोर्ट एड्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस केस में पोर्ट एड्रेस क्या है, इनपुट पोर्ट F1, पहले पोर्ट का एड्रेस F1 और दूसरे पोर्ट का एड्रेस F2। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं इन F1H। इससे क्या हो रहा है, F1H पे जो स्विचेस हैं उनको रीड किया जा रहा है। यहाँ पे इसके साथ ही साथ कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। कमेंट्स का क्या मतलब है, कमेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज इंटेंडेड, ओके।
what is intended, that will be explained by the comments. Comments का मतलब इस नेमोनिक्स का मीनिंग नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है कि F1 से जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो, ये नहीं लिखना है, बल्कि ये लिखना है कि क्या इससे हो रहा है. What is intended that should be mentioned in the comments. तो कमेंट्स में जो इन F1S के सामने लिखा हुआ है रीड स्विचेस फ्रॉम पोर्ट F1, ओके. और हमें रीड करने के साथ साथ उसे सेव भी तो करना था, सेव डेटा फ्रॉम स्विचेस. उस डेटा को मान लीजिए हम इन F1S से जो डेटा रीड हुई है वो अभी कहाँ लोड होगी, एक्यूमुलेटर में, तो उसको हमें कहीं सेव करना है. सेव करने के लिए हमने मूव बी कॉमा इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया. इससे क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट बी में सेव हो जाएगा. ठीक है, तो सेव डेटा फ्रॉम पोर्ट F1. अब हमें स्विच, क्योंकि दूसरे स्विच को भी रीड करना है, वो भी एक्यूमुलेटर में ही रीड होगा, तो पहले वाले डेटा को कहीं सेव करना होगा, इसलिए मूव बी कॉमा ए इंस्ट्रक्शन का यूज किया. नाउ वी हैव टू रीड द स्विचेस फ्रॉम पोर्ट F2. तो इसके लिए इन F2H का यूज किया गया है, क्योंकि सेकंड जो पोर्ट है उसका एड्रेस F2H है. रीड स्विचेस फ्रॉम पोर्ट F2. अब क्या करना है, देखिए अब करना ये है कि चेक करना है कि S7 और S7 डैश दोनों, उनको चेक करना है कि उनका क्या स्टेटस है, वो ऑन है या ऑफ है, या क्या स्टेटस है. तो उसके लिए जो जो सेवन्थ वाली पोजीशन है, सेवन्थ पोजीशन को छोड़ के सारे स्विच पोजीशन को मास्क कर देंगे. और एंड इंस्ट्रक्शन का यूज हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में कहा था कि वी कैन यूज द एंड इंस्ट्रक्शन फॉर मास्किंग पर्पज. तो यहाँ पर ANI ATH का यूज किया गया है. इससे क्या होगा, इससे सारी स्विच पोजीशंस मास्क हो जाएंगी S7 डैश को छोड़ के, क्योंकि S7 डैश यहाँ पर किससे कनेक्टेड है देख सकते हैं, इनपुट पोर्ट F2 से कनेक्टेड है. और जो रिसेंटली डेटा एक्यूमुलेटर में रीड हुआ है वो इनपुट पोर्ट F2 का ही डेटा है, स्विचेस का जो पोजीशन है. अब उन स्विचेस की पोजीशन को मास्क करना है सिर्फ S7 डैश की पोजीशन को छोड़ के, एक्सेप्ट S7 डैश. इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कहीं सेव करना है. सेव करने के लिए वी कैन यूज एनी वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर एक्सेप्ट बी, क्योंकि बी को ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं. तो मूव सी कॉमा ए इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया हमने किस पर्पज़ के लिए, स्विच S7 डैश का जो स्टेटस है वो ऑन है कि ऑफ है, उसको सेव करने के लिए, क्योंकि हमें डिसाइड करना है ना कि S7 डैश और S7 दोनों ही ऑन है कि नहीं. तो इसके लिए पहले S7 डैश की पोजीशन को हमने सेव कर लिया रजिस्टर सी में. अब क्या करेंगे, तो अब हमें यही काम करना है. S7 डैश के साथ हमने उसको सेव कर लिया. अब S7 वाली जो स्विच है उसके स्टेटस को चेक करना है कि वो ऑन है कि नहीं, और उसको भी सेव करना है. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गेट डेटा फ्रॉम F1 अगेन. तो F1 की जो डेटा है वो कहाँ सेव किया था हमने, बी रजिस्टर में. उसे बी से वापस एक्यूमुलेटर में लाएंगे, और जो S7 है उस S7 की पोजीशन को छोड़ के बाकी सारे पोजीशंस को मास्क कर देंगे. तो वी कैन यूज इंस्ट्रक्शन ANI ATH क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो S7 होगा सिर्फ उसी की पोजीशन को रिटेन करना है, बाकी को जीरो कर देना है. तो जो अदर होंगे वो जीरो हो जाएंगे. तो यहाँ पर बाकी सारे बिट पोजीशंस पर वी कैन राइट 00. तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो 80 आएगा. इस वजह से ANI ATH लिखा गया इंस्ट्रक्शन में. ठीक है, इट इज टू मास्क ऑल स्विच पोजीशंस ऑफ F1 एक्सेप्ट S7. अब S7 और S7 डैश को लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा अगर सपोज दोनों ही ऑन होंगे उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो जीरो नहीं आना चाहिए, और अगर दोनों ऑन नहीं है उनमें से कोई एक भी ऑफ होगा तो उस केस में रिजल्ट जीरो आएगा. तो यहाँ से हम आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो दोनों ऑन है या दोनों ऑन नहीं है. तो इस वजह से ये इंस्ट्रक्शन यूज किया गया है ANI C, लॉजिकली एंड S7 एंड S7 डैश. एंड जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद
यहाँ पे दो लेवल्स यूज किए गए, देखिए स्टार्ट एंड शट डाउन, ये दो लेवल्स यूज किए गए हैं। तो अगर जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ नॉट जीरो, अगर आंसर जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है मीन्स इसका मतलब है कि दोनों ही स्विचेस S7 और S7 डैश ऑन है। तो उस केस में कहाँ पर जंप करना है, यहाँ जो लेवल लगा हुआ है शट डाउन, यहाँ पर जंप करना है। और वहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, MVI A,40H और out F3H। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, टर्न ऑफ द कन्वेयर बेल्ट्स एंड टर्न ऑन द इमरजेंसी अलार्म। ठीक है, तो इसके लिए कन्वेयर बेल्ट्स को ऑफ करना है और इमरजेंसी अलार्म को ऑन करना है। इसके लिए क्या करना होगा, जो इमरजेंसी अलार्म है उसका पोजीशन पहले देखिए कहाँ पर है, D6 पर है। ठीक है, तो इसमें बाकियों को ऑफ करना है, सिर्फ इसी को ऑन करना है। तो वी कैन राइट द बाइनरी वैल्यूज एज हियर 0 0 0 0। इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 0, 4 0 आएगा। ठीक है, तो 4 0 जो वैल्यू है उसे हम अगर आउटपुट पोर्ट पे ट्रांसफर कर दें तो इससे इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाएगा। इसीलिए हमने 40H को पहले एक्यूमुलेटर में मूव कराया, उसके बाद उसको आउटपुट पोर्ट F3H पर ट्रांसफर किया, इससे कि कोई इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाएगा। तो ये किस केस में है, इफ द answer is yes that both switches are on, then turn on the emergency alarm. If the answer is no, then what will happen, then अगर ये जंप तो तभी होगा ना, जीरो आंसर नहीं आएगा। सपोज जंप जीरो आंसर आ गया मीन्स कि अगर उन दोनों में S7 और S7 डैश में से या तो दोनों स्विचेस ऑफ है या तो उन दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑफ है, दोनों ऑन नहीं है, उस केस में क्या होगा, अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्या करना होगा, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको ऑन या ऑफ करना होगा अकॉर्डिंग टू द स्विच पोजीशंस। तो इसके लिए जो B का वैल्यू था उसे एक्यूमुलेटर में मूव कराया जाएगा। B में हमने क्या सेव किया था, इनपुट पोर्ट F1 के वैल्यू को सेव किया था, स्विचेस की वैल्यू F1 की, तो उसे हमने एक्यूमुलेटर में मूव कराया और D5 D6 और D7 बिट्स को मास्क कर दिया। क्यों मास्क कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोसेस को ऑन करना है ना। प्रोसेस को ऑन करने के लिए कौन कौन से कनेक्टेड है डेटा लाइन से, D0 से लेकर D4 तक। इसके अलावा जो D5 D6 और D7 है वो प्रोसेस से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए D5 D6 और D7 को मास्क कर देंगे। तो D5 D6 और D7 को मास्क कर देंगे, बाकियों को अगर ऑन रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 0, D5 D6 और D7 0 हो गए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया हेक्साडेसिमल में F। सो टू मास्क द बिट्स D5 D6 एंड D7, यहाँ पर एंड ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, ANI 1FH। 1F कहाँ से आया मैंने आपको बताया, क्योंकि D5 D6 और D7 बिट्स को मास्क करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको आउटपुट पोर्ट पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि जो प्रोसेस हैं वो स्विचेस के अकॉर्डिंगली कंट्रोल होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आउट F3H। उसके बाद हमें फिर से रेगुलरली मॉनिटर करना है, तो मॉनिटर करने के लिए जो लेवल है स्टार्ट, उससे वहाँ पर जंप हो जाएगा और यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। और सपोज़ कि ये प्रोसेस रिपीट करते समय अगली बार दोनों चीज़ें ऑन हो गए S7 और S7 डैश, उस केस में क्या होगा, जो लास्ट के 3 इंस्ट्रक्शंस हैं MVI A,40H, आउट F3H और HLT, ये एग्जीक्यूट होंगे, जिससे कि कन्वेयर बेल्ट्स ऑफ हो जाएंगे और इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हर स्टेप के लिए नेमोनिक्स को लिख सकते हैं। इससे बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो भी नेमोनिक्स हमने लिखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मशीन कोड्स को लिखना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, यहाँ पर जो भी नेमोनिक्स लिखे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर मशीन कोड्स लिख लिया हमने, और हमने मेमोरी एड्रेस पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया डिपेंडिंग ऑन द कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का। जैसे इन F1
2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें 2 बाइट्स लगेंगे, 2 मेमोरी एड्रेस लगेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे मशीन को मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो the machine codes can be loaded in read write memory starting with memory address 2000h। मशीन कोड जो भी हमने लिखा है उसको हम 2000 मेमोरी एड्रेस से स्टोर करा सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, मशीन कोड्स को 2000 मेमोरी एड्रेस से स्टोर कराना शुरू करेंगे। जब स्टोर कराने के बाद वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो इस तरह से किसी गिवन प्रोग्राम को पहले उसको पढ़ने के बाद डिफरेंट स्टेप्स में उसको ब्रेक करने के बाद इस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और हर फ्लो चार्ट के हर स्टेप के लिए उसके करस्पॉन्डिंग नेमोनिक्स को लिखा जाता है। नेमोनिक्स लिखने के बाद करस्पॉन्डिंग मशीन कोड और एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम उस मशीन कोड्स को मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सो इन दिस वे दिस वाज द टॉपिक वाज हाउ टू राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। इस तरह से हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखना सीख सकते हैं। ओके, वी विल discuss the next topic, that is programming techniques, looping, counting and indexing. This topic will be discussed in the next lecture. Thank you.